आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ की इन RDBMS। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, आज सारी कीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन सी की काम में आती है। सुपर की, सेकंड इज कैंडिडेट की, थर्ड इज प्राइमरी की, फोर्थ वन इज अल्टरनेट की। अल्टरनेट की को कुछ बुक्स में सेकेंडरी की भी कहा हुआ है। ये सारी की आप एक टेबल पे इम्प्लीमेंट करते हो। एक स्टेप आगे जब RDBMS में आप काम करते हो और दो टेबल को आपस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट से जोड़ते हो, तब एक की और आती है एडवांस, जिसको आप कहेंगे एक स्टेप आगे है वो, जिसको हम कहेंगे फॉरेन की। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे। सुपर की, कैंडिडेट की, उसके बाद प्राइमरी की, उसके बाद अल्टरनेट की। फिर जब आप मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हो और उसमें कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हो, तब आती है एक फॉरेन की। हम उसके लास्ट में देखेंगे कि ये तब कैसे अप्लाई होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। सबसे पहले अपन सुपर की को देख लेंगे। सुपर की को समझने के लिए हम एक रिलेशनल डेटाबेस का एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम समझेंगे कि सुपर की क्या होती है। ठीक है। हम एक बैंक का डेटाबेस बनाते हैं। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि कुछ रिलेशन हमारे पास हैं, टेबल्स या रिलेशन जिसको हम कह सकते हैं। अकाउंट टेबल है हमारे पास, ठीक है। कस्टमर टेबल है और डिपॉजिटर। इस बैंक डेटाबेस को आप और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हो। सिंपलिसिटी के लिए फिलहाल हम 3 लेते हैं। अकाउंट टेबल में क्या होगा? अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, उसका बैलेंस कितना है, ठीक है, और किस ब्रांच में है। तो इसकी स्कीमा कैसे डिफाइन करेंगे अपन? अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड ब्रांच नेम। ठीक है। नेक्स्ट आप गए कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में आप कस्टमर टेबल की स्कीमा डिफाइन करें। स्कीमा में इसमें लिया हमने कस्टमर नेम,
customer address, एंड अकाउंट नंबर आप इसमें नहीं देंगे। डिपॉजिटर से डिपॉजिटर स्कीमा, डिपॉजिटर स्कीमा में आप लेंगे कस्टमर अकाउंट नंबर एंड कस्टमर नेम। एक स्कीमा और ले लेते हैं अपन, ब्रांच। हमने सबसे पहले बैंक का रिलेशनल डेटाबेस बनाया है, उसकी स्कीमा अपन ने ओवरऑल बनाई है, ठीक है। की कंसेप्ट को समझने के लिए हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास ये बैंक का डेटाबेस है, क्लियर। अब इसको आप दिमाग में रखते हुए अब मुझे आप ये बता सकते हैं, किसी कस्टमर का मैंने नाम दिया है आपको, तो क्या उसका बैलेंस बता सकते हैं क्या आप? किसी कस्टमर का अगर मैंने आपको नाम दिया है तो क्या उसका बैलेंस आप बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? डिपॉजिटर स्कीम में जाएंगे, उसका अकाउंट नंबर पता लगाएंगे, फिर अपन जाएंगे अकाउंट स्कीमा में, फिर अकाउंट स्कीमा से पता लगाएंगे। हाँ, ये हम इस तरीके से लेंगे। और कल मैंने ये डिस्कस किया था कि हम कुछ स्कीमास को या कुछ टेबल्स को अलग अलग क्यों बना रहे हैं। हम साथ में एक साथ भी तो बना सकते हैं, हम एक साथ क्यों नहीं बनाते? एक्चुअली में क्या है, आप इन सबको जोड़ोगे, सपोज ब्रांच को जोड़ोगे आप अकाउंट नंबर के साथ, एक एग्जांपल के लिए आप जोड़े तो अकाउंट नंबर अगर हज़ारों में है तो ब्रांच आपकी कुल मिला के 5 है, तो ब्रांच को आप हज़ारों में, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी को हज़ारों में रिपीट करोगे। इस अननेसेसरी रिड्यूडेंसी को आप हटाने के लिए आप क्या करते हो, अलग अलग बनाते हैं और ये देखते हैं कि रिड्यूडेंसी मैक्सिमम अवॉइड हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टेबल अपन ने बना ली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को लेते हुए। डिज़ाइनिंग प्रोसेस में एक कंसेप्ट और आता है जिसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें रिड्यूडेंसी को हटाया जाता है। ये हम एक स्टेप आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, RDBMS को जब हम आगे देखेंगे तब उस कंसेप्ट को देखेंगे। अभी हमारा मेन कंसंट्रेशन है कि हम RDBMS में जो हमने टेबल्स ली हैं उसमें की का कंसेप्ट क्या है ना। हम टेबल्स को लेते हुए की के कंसेप्ट को समझेंगे। सुपर की क्या होगी, उसके बाद हम देखेंगे कैंडिडेट की क्या होगी, उसके बाद हम देखेंगे आपके प्राइमरी की क्या होगी, और प्राइमरी की के बाद अपन देखेंगे अल्टरनेट की या सेकेंडरी की क्या होगी, और उसके बाद अपन देखेंगे फॉरेन की क्या होगी। तो RDBMS में जितना भी की का कंसेप्ट होता है उस सारे कंसेप्ट को आज हम इस डेटाबेस का एग्जांपल लेते हुए समझेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम सुपर की पे। इनकी टेबल्स बनाऊं क्या मैं, या ऐसे ही आप समझ जाएंगे? अब हम आ जाते हैं सुपर की के कंसेप्ट पे। सुपर की अगर अपन डेफिनेशन लें तो सुपर की इज अ
set of attributes to unique identify सुपर की का कंसेप्ट क्या है? सुपर की का कंसेप्ट ये है कि एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट आप लोगे। सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें आप ये सुपर की में आप ये देखिए कि हम एट्रीब्यूट इसमें लिखिए, सेट ऑफ एट्रीब्यूट के साथ लिखिए आप एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सुपर की इज एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिवॉर्ड। ठीक है, सुपर की डेफिनेशन देख ली हमने। सुपर की इज अ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। आप सुपर की को आप लेते हो जिससे आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, अब आप आ जाएं किसी एक एग्जांपल पे। सपोज ये ब्रांच नेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रांच नेम प्लस ब्रांच सिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं इसके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। ब्रांच नेम और ब्रांच की सिटी दोनों डालने पर अगर मैं इसके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाती हूँ तो ये एक सुपर की है। एक टेबल बनाते हैं हम, एक टेबल बना लेते हैं। ये ओवरऑल स्कीमा आप लिख लो, उसके बाद हम टेबल्स बना लेते हैं। ब्रांच स्कीमा में हमने क्या किया है, नेम, ब्रांच, सिटी, एसेट्स, ये हमने एक टेबल बनाई। ब्रांच नेम है सपोज PNB, इसकी सिटी है सपोज जयपुर। ठीक है, ये ब्रांच नेम है सपोज BOB, इसकी सिटी है अजमेर, इसके एसेट्स हैं 90,000। इसके एसेट्स है सपोज 10 लाख। है ना, हमने अज्यूम किया है PNB हमने वापस लिया है यहाँ, और BHL और उसके एसेट्स दिए हमने 50,000। अज्यूम करो क्योंकि PNB यहाँ रिपीट हो रहा है तो हम PNB ब्रांच डाल के आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच प्लस सिटी लो तो आप किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। एसेट्स तो कभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई लेने में काम नहीं आ सकते क्योंकि दो ब्रांच के एसेट सेम भी हो सकते हैं।
हो सकता है कि इसके भी 50,000 हो। ऐसे तो ब्रांच भी सेम हो सकती है ना। ब्रांच कैसे? जयपुर में 2 PNB है। 2 PNB है तो वापस दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा PNB मानसरोवर, है ना। अब जब आप ऐसा कर लेते हो PNB मानसरोवर, ठीक है, तो आपका ये ब्रांच नेम से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको सिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई मानसरोवर में ही अगर 2 ब्रांच होंगी तब आपको फिर उसके आगे की और आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हो। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आप किसी टेबल में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर पाओ, है ना। अब पर्टिकुलर हम जो एग्जाम्पल लेंगे उस एग्जाम्पल में आप एट्रीब्यूट और डोमेन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर हमारा जो बैंक का एग्जाम्पल है, पूरे जयपुर में अगर PNB की एक ही ब्रांच है, हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, तो आप PNB डालो और जयपुर डालो और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में आपको? आप PNB डालेंगे, जयपुर डालेंगे तो आपका रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, और इसको आप क्या कहेंगे? एक सुपर की भी कहेंगे। सुपर की का कंसेप्ट क्या है? जो भी आपकी टेबल है, टेबल को आप रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो भी आपकी टेबल है, इस टेबल में कोई एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, एक एट्रीब्यूट से हो जाए या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट से हो जाए, बट रिकॉर्ड शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। कैच कर पा रहे हैं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई होना मस्ट है। की कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आप किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आएगा कि सुपर की में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं। सपोज मैंने ब्रांच नेम ब्रांच सिटी लिया, है ना। आप अज्यूम करो आपके पास ऐसी टेबल है जहां आप क्या बना रहे हो? PNB और लिख रहे हो यहाँ पे आपका, ये भी जयपुर में है, और यहाँ लिख दिया आपने बनी पार्क, ये आपने लिखा वैशाली, ठीक है। ब्रांच का जो नाम आप दे रहे हो PNB के साथ उसकी लोकेशन दे रहे हो, और लोकेशन इस तरीके के दे रहे हो कि एक लोकेशन पे एक ही ब्रांच है। समझ पा रहे हैं आप बात को? एक सिटी आपने लिया, जयपुर लिया, अजमेर लिया या भीलवाड़ा लिया, आपके पास ब्रांच में सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। PNB के साथ आपने लोकेशन दे दी, लोकेशन पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन PNB, और आपने इसमें साथ में लिख दिया मानसरोवर, है ना। कोमा लगा के लिखा, डैश लगा के लिखा, जो भी आप सिंटेक्स लेना चाहते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ब्रांच कोड वगैरह कुछ होता है, ब्रांच कोड होता है तो वो किस लिए होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। उसमें ब्रांच कोड में क्या होता है? BOB और कुछ कोड डाल देते हैं जो उस एरिया और बैंक दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अपन इस टेबल में बनाना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं ब्रांच कोड, ब्रांच PNB हो जाएगा, है ना। तो ब्रांच कोड से ही आपका क्या हो जाएगा? यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अपन इस एग्जांपल पे आए कि अपन इस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, PNB और मानसरोवर लिख के अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इससे भी हो रहा है क्या आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है।
PNB बनी पार्क लिख के आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, PNB वैशाली लिख के आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं हमारी ब्रांच एक लोकेशन पर एक ही है। तो जब आप ब्रांच और ब्रांच सिटी को आप लेते हो, ब्रांच और ब्रांच सिटी को लिया आपने, तो ये एक सुपर की है, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल में क्या किया है, PNB मानसरोवर, BOB वैशाली, अपने आप में ब्रांच नेम भी एक सुपर की हो जाएगा। फिर ब्रांच नेम अगर आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो तो ब्रांच नेम भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके, मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया था जब, कि पूरी सिटी में एक ही ब्रांच है, PNB जयपुर में एक ही है, तो PNB प्लस जयपुर करोगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या, एक रिकॉर्ड हो जाएगा ना। तो उसमें सुपर की में आपको क्या लेना पड़ेगा, ब्रांच नेम एंड ब्रांच सिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसकी जगह पे, मैंने आपको लोकेशन वाइज बताया कि आप कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं, यहाँ पे अब ये नाम और कोड की तरह काम कर रहा है, तो इससे भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप सुपर की के कंसेप्ट को समझिए। ब्रांच नेम प्लस ब्रांच सिटी एक सुपर की है। इस वाले केस में ब्रांच नेम भी एक सुपर की है। ब्रांच नेम अपने आप में एक सुपर की है, ब्रांच नेम प्लस सिटी लिखा है तो एक सुपर की है, ब्रांच नेम सिटी प्लस एसेट्स लिखा है तो भी सुपर की है। सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, है ना। सुपर की में हम क्या कह रहे हैं, ब्रांच नेम और सिटी को लेके मैंने की माना है, तो इसमें ये मिनिमम नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ब्रांच नेम में अगर इस तरीके से ब्रांच नेम दिया हुआ है तो आपका सिर्फ ब्रांच नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, लेकिन प्लस सिटी भी आपने ले रखा है, ये सुपर की है। सिर्फ ब्रांच नेम भी सुपर की है, ब्रांच नेम सिटी एसेट्स को लूँ मैं तो भी सुपर की है। तीनों एट्रीब्यूट का सेट ले लिया गया, तो क्या वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बस इसकी एक ही कंडीशन है, एक एट्रीब्यूट हो या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, रिकॉर्ड को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और इसमें क्या हो सकते हैं, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में आप एक चीज़ और लिख लीजिए, सुपर की इज एट्रीब्यूट or set of attribute to uniquely identify the record. Super key may have extra attribute in the key. Super key may have super key may have extra attributes in the key. ब्रांच टेबल का एग्जांपल लिया था,
तो ब्रांच नेम अपने आप में एक की बन सकती थी, ब्रांच नेम प्लस सिटी आप लेते हो तो की बन सकती है। ठीक है, तो हमने जो एग्जांपल लिया ब्रांच टेबल का, इन ब्रांच टेबल एग्जांपल branch name is a super key, branch name comma branch city is also a super key. ठीक है, क्लियर है क्या आप लोगों को ये? इनफैक्ट आप यहाँ पे ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, कोमा एसेट्स भी लेते हैं तो वो भी एक सुपर की है, क्योंकि सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अलाउड हैं। बस शर्त ये है कि क्या उन एट्रीब्यूट के सेट से या एट्रीब्यूट से आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, क्लियर है? आप चाहो तो एक टेबल और ले लेते हैं अपन। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक अकाउंट टेबल का। यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं A101 बैलेंस 10,000, ब्रांच नेम PNB, हमने ब्रांच नेम दे दिया। और अगर आप इसके आगे बनी पार्क वगैरह लिखना चाहते हो तो इस तरीके से दे दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने। अब इसमें हम सुपर की बनाएं यूनिकली। मेन सुपर की का मेन मोटिव क्या है? आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है।
सुपर की कंसेप्ट से क्या करना है आपको, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। क्या मैं अकाउंट नंबर, कॉमा, ब्रांच नेम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्या, यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब आप इसमें से ब्रांच नेम को हटाओ, सिर्फ अकाउंट नंबर रखो, यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। आप ब्रांच, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ब्रांच नेम तीनों का कॉम्बिनेशन लो तो उससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या। तो इस टेबल में ये तीनों की तीनों एक सुपर की का काम करेंगी, इस टेबल में, पर्टिकुलर इस टेबल में, ठीक है। अकाउंट नंबर से भी आइडेंटिफाई हो रहा है, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम लोगे तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सुपर की का कंसेप्ट क्लियर है आपको। सुपर की मेन कंसेप्ट ये है कि इसमें एक एट्रीब्यूट हो सकता है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिससे आपको रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है कि इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अलाउड हैं सुपर की में। क्लियर, सुपर की का कंसेप्ट क्लियर। अब हम आ जाते हैं कैंडिडेट की पे। कैंडिडेट की is minimal super key and can uniquely identify कैंडिडेट की पे हम आ जाते हैं। अब नेक्स्ट कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की तरह बिहेव करती है, वो एक प्राइमरी की बन सकती है। हमने स्टार्ट किया था सुपर की से, ठीक है। आप सही कह रहे हैं, एक स्टेप आगे चल रहे हैं, हम अभी आते हैं उस स्टेप पे। कैंडिडेट की क्या है, मिनिमम सुपर की है। सुपर की का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो उसमें क्या था, एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट लेके हम क्या करते थे, यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते थे। अब हम जब कैंडिडेट की के कंसेप्ट पे आए हैं तो कैंडिडेट की के कंसेप्ट पे क्या होगा, आप ये देखो कि आपको रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, नंबर 1। नंबर 2, किस किस एट्रीब्यूट को हटा के आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते करना है, तो वो कैंडिडेट की हो जाएगी। कैच कर पा रहे हो मेरी बात को। इस वाले एग्जाम्पल में तो क्या होगा, मिनिमम, इसमें तो मिनिमम आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। तो अब ये इसमें मुझे कैंडिडेट की क्या है, तो अकाउंट नंबर लिखेंगे या फिर अकाउंट नंबर 01 कैंडिडेट की क्या होगा, क्या अकाउंट नंबर कैंडिडेट की होगा क्या, अपन मतलब क्या सर्च करेंगे इसमें। कैंडिडेट की एक कंसेप्ट है, कैंडिडेट की कंसेप्ट है आपका। इससे अपन किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की का मतलब ये है कि आप एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट के सेट को लेके एक रिकॉर्ड को टेबल में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट के सेट से। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें
एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ना रखें। आप कितने एट्रीब्यूट रखो मिनिमम और उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो इस वाले केस में हम जैसे पहले सुपर की में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट नंबर ब्रांच नेम लो तो भी सुपर की है, अकाउंट नंबर ब्रांच नेम बैलेंस ले लो तो भी सुपर की है ना, सिर्फ अकाउंट नंबर लो तो भी सुपर की है। तो सुपर की में तो ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट आ गए। लेकिन कैंडिडेट की में क्योंकि आप अकाउंट नंबर से और सिर्फ अकाउंट नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई, अकाउंट नंबर कभी भी दो कैंडिडेट का या दो कस्टमर का सेम हो ही नहीं सकता, हाँ वो तो इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अकाउंट नंबर के अलावा। बहुत सी टेबल ऐसी हो सकती है कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई सपोज आप जिससे नहीं कर पाए, ठीक है, उसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कस्टमर टेबल ले लेते हैं, ठीक है, और कस्टमर टेबल में भी कस्टमर नेम के साथ मैम ये सुपर की क्या होता है? सुपर की को एक बार हम रिवाइज करते हैं। सुपर की से आप एक टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट जो ये है कि उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अब सुपर की को यूनिकली आइडेंटिफाई आप किससे करोगे? एट्रीब्यूट से या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से। इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स पॉसिबल है सुपर की में। कैंडिडेट की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आप नहीं रख सकते, मिनिमम सुपर की बनानी है आपको। सुपर की का कंसेप्ट समझ लेने के बाद फिर आप आओगे कि इसमें अगर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ गए हैं तो उसकी छटनी करो, लास्ट में कितने कम से कम एट्रीब्यूट से आप एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कस्टमर टेबल पे। एक हम एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप सुपर की, कैंडिडेट की इनको समझ पाए। कस्टमर टेबल का एग्जांपल लेते हैं। कस्टमर नेम, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट और बढ़ा रही हूँ, कस्टमर फादर नेम डाल देते हैं। फादर नेम, एड्रेस, डबल बताया था, भूल गया क्या वो? टपल इज रो और रिकॉर्ड इन टेबल। रो कह सकते हो आप, रिकॉर्ड कह सकते हो टेबल में। कस्टमर नेम, फादर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड सिटी, ये है आपकी कस्टमर टेबल। कस्टमर नेम आप डालें, ठीक है। फादर नेम डाला आपने, इंटेग्रिटी कांस्टेंट यही होता है ना, चेक और ये सब। वो नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी मैं। और इसका आपने पहले भी बताया। इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक टेबल को कुछ कांस्टेंट हमेशा फॉलो करना है।
कुछ रूल्स हैं जो टेबल को एवरी टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको अपन समझेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं ये। लेकिन एटलीस्ट इसकी डेफिनेशन ये है कि एक टेबल को कुछ कॉन्स्टेंट्स एंड कुछ रूल्स हमेशा फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम कस्टमर टेबल का लेते हैं। अब इस कंसेप्ट में हम देखेंगे कि सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे भी हम आ जाएंगे कि प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, सुपर की अगर हम गए कस्टमर नेम कॉमा फादर नेम अगर हम देते हैं तो क्या आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? कस्टमर नेम और फादर नेम किसी को किसी हो सकता है, कस्टमर नेम इसमें पूछ रहा है, अच्छा इसमें छोड़ क्या, इसमें तो नहीं है। इसमें कर पा रहा है। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर नेम और फादर नेम एक साथ नहीं, एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। और अगर हो सकते हैं तो फिर आप यहाँ बढ़ाओ इसमें कस्टमर एड्रेस को, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसकी सुपर की क्या ये बन जाएगी क्या? कस्टमर नेम, फादर नेम और कस्टमर एड्रेस को भी आपने जोड़ दिया है ना, क्योंकि मकान नंबर तो सेम हो ही नहीं सकता। फादर नेम भी सेम हो जाए, उसका मकान नंबर भी सेम हो जाए और कस्टमर नेम भी सेम हो जाए, ठीक है। तो हम इससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सुपर की हो गई। अब आप इसके साथ कस्टमर एड्रेस के साथ कस्टमर सिटी भी जोड़ रहे हो, तो क्या ये सुपर की है? सुपर की है, ये भी सुपर की है, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हैं और आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। BHL 2 बार आ रहा है, लेकिन आप कस्टमर नेम भी उठा रहे हो, फादर नेम भी उठा रहे हो, एड्रेस भी उठा रहे हो और सिटी भी उठा रहे हो। ये सारा रिकॉर्ड उठा के यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? साथ में कर पाओगे ना। तो ये सारे एट्रीब्यूट को लेके आप क्या बनाओगे? ये एक सुपर की है, ठीक है। अब इसको मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए आप सिटी हटा दो, और अगर आप ये मानते हो कि फादर नेम सेम नहीं आएगा तो एड्रेस भी हटा दो। तो ये क्या कह जाएगा? कैंडिडेट की। सुपर की भी एक हो सकती है कैंडिडेट की। सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होंगे। इसमें भी तो 2 हो गए। एक्स्ट्रा का है, कस्टमर नेम सेम दिया ना अपन ने, राम से तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, एक एग्जांपल और ले लो, इसमें अपन कस्टमर आईडी जोड़ देते हैं। कस्टमर आईडी से मैम वो प्राइमरी की बन जाएगी। आईडी ले लो, ठीक है। कस्टमर आईडी में आपने आधार नंबर ले लिया है, वैसे आधार कार्ड नंबर बनाया इसके लिए आप ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन
ठीक है, आपने कस्टमर आईडी ले ली, ठीक है। अब मुझे अब बात करते हैं हम सुपर की पे, कैंडिडेट की पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे प्राइमरी की और अल्टरनेट की क्या होती है। फॉरेन की अगर कंसेप्ट बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। या फिर कोशिश करते हैं की के कंसेप्ट को एक साथ कंप्लीट करने की, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं सामने देख के, अगर मैं कस्टमर नेम कोमा फादर नेम लेती हूँ तो क्या मैं इससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ? ये सुपर की हो गई, ठीक है। नंबर 2, कस्टमर आईडी से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ क्या? ये भी सुपर की हो गई। कस्टमर आईडी कोमा कस्टमर नेम लेके मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ तो आइडेंटिफाई कर सकती हूँ क्या? ये भी सुपर की है ना। कस्टमर नेम कोमा फादर नेम कोमा सिटी लिया, क्या मैं इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? ये सब सुपर की हर सुपर की एक कैंडिडेट की होगी नहीं होगी। अब आप आ जाएं नेक्स्ट स्टेप पे। आपको इसमें सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है क्या? इसमें नहीं है। ये आपकी एक कैंडिडेट की है, इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है क्या? ये भी कैंडिडेट की है। मिनिमम उठाओ सुपर की में से, क्या मिनिमम ले सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो? कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? ये आपका एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट निकला। और ये कस्टमर आईडी सुपर कैंडिडेट की है, जबकि ये पहले सुपर की भी थी, ठीक है। कस्टमर नेम एंड फादर नेम, इसमें से आप एक्स्ट्रा हटाओ क्या? सिटी को हटा दो, इससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये भी आपकी कैंडिडेट की है, ठीक है। तो अब बचा क्या आपके पास? कैंडिडेट की 2 ही बची। सुपर की आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकती थी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन कैंडिडेट की में आप क्या कर रहे हो? एट्रीब्यूट को मिनिमम कर रहे हो। मिनिमम सुपर की इज कैंडिडेट की। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? मिनिमम सुपर की, आपने सुपर की बनाई, सुपर की को आपने ले लिया, ये सुपर की हो सकती है, उसके एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हटा दिए तो क्या हो गई? वो कैंडिडेट की हो गई। कैच कर पा रहे हो बात को? हेमराज आ रहा है समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी की के कंसेप्ट पे आ जाएं। अब आपके पास जो रिलेशनल डेटाबेस था, अब आप डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त आपने नोटिस किया होगा हमने डिपॉजिटर रिलेशन बना रखा है। डिपॉजिटर रिलेशन में हमने क्या किया? अकाउंट नंबर और कस्टमर नेम, ठीक है। अकाउंट नंबर और कस्टमर नेम लिया। सपोज हम कस्टमर आईडी लेते हैं वहाँ पे, है ना, अकाउंट नंबर एंड कस्टमर आईडी। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? एक की ऐसी मान रहे हैं प्राइमरी की, जो डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त एक रिलेशन से एक तो उससे अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नंबर 1, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हम डेटाबेस के बीच का रिलेशनशिप या डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त सिर्फ उसी की को ध्यान में रख रहे हैं। जैसे मैंने पूरा टेबल बनवाई थी, सारी स्कीमा बनाई थी, तो प्राइमरी की को ही काम में लेते हुए आप दूसरे टेबल के साथ आप रिलेशन बना रहे हैं। या डेटाबेस की डिज़ाइनिंग में प्राइमरी की इम्पोर्टेंट है।
आपके पास कैंडिडेट की तो बहुत सारी है, देखो यहाँ पे देखो आप कस्टमर नेम फादर नेम है, ठीक है, और कस्टमर आईडी है, ये दोनों कैंडिडेट की है या नहीं है? ये दोनों कैंडिडेट की हैं। लेकिन प्राइमरी की कस्टमर आईडी। लेकिन अगर हम कस्टमर आईडी को लेकर पूरे डेटाबेस की डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे अपन ने इनिशियली लिया था बैंक का स्कीमा पूरा का पूरा लिया था, है ना, तो बैंक स्कीमा में कौन सी की से मैं दूसरे टेबल से रिलेशन बना रही हूँ या अपनी ही टेबल में मेन डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट में क्या किस की के आधार पे कर रही हूँ। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अपन, वापस से एक बार रिपीट करेंगे। सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। कैंडिडेट की मिनिमम सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। कैंडिडेट की में से आपको एक की चुननी है डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए। आपके पास कैंडिडेट की बहुत सारी है, लेकिन आपको डेटाबेस डिजाइन करने के लिए और रिलेशन बनाने के लिए आपने कस्टमर आईडी को चुना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे पास डिपॉजिटर टेबल है, मेरे पास कस्टमर टेबल है, मेरे पास अकाउंट टेबल है, ठीक है। यहाँ आप एग्जांपल लें, मैं पूरे डेटाबेस को डिज़ाइन जब कर रही हूँ और आपस में रिलेशन बना रही हूँ, कस्टमर टेबल अपन ने अभी बनाई थी, जिसमें लिया अपन ने कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। अज्यूम करो अपन ने ये कस्टमर टेबल बनाई है, ठीक है। अब आप अकाउंट टेबल पे आ जाओ। अज्यूम करो आपने एक अकाउंट टेबल बनाई है जिसमें है आपके अकाउंट नंबर एंड बैलेंस, ठीक है। एट्रीब्यूट और भी लिए जा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से कि प्राइमरी की कैसे बनेगी। फिर आपने ली है एक डिपॉजिटर टेबल, जिसमें लिया आपने अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी। यहाँ देखो आपको अब प्राइमरी की का कंसेप्ट समझ में आएगा। कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस। कस्टमर टेबल में आप कस्टमर आईडी से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? तो हमने कस्टमर आईडी को एक प्राइमरी की मानते हुए इस टेबल को डिज़ाइनिंग करी है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने अकाउंट नंबर से क्या हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या? है ना, मिनिमम होनी चाहिए एक तो की, ठीक है। प्राइमरी की कैंडिडेट की का ही एक एग्जांपल है, लेकिन वो मिनिमम है और डेटाबेस डिज़ाइनिंग में काम में आ गई। इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, इन दोनों टेबल की जो प्राइमरी की है, यहाँ अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी से इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप बन रहा है क्या? की तो देखो कस्टमर टेबल में एक और भी थी, कस्टमर नेम, फादर नेम, वो अपन ने नहीं उठाया। यहाँ पे क्या उठाया? आईडी। तो अपन ने किसको ध्यान में रखते हुए पूरे टेबल्स बनाई हैं? प्राइमरी की को ध्यान में रखते हुए। उस टेबल की प्राइमरी की कस्टमर आईडी है, इस टेबल की प्राइमरी की अकाउंट नंबर है, देन फाइनली अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी, है ना। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है और इससे कनेक्टेड हो रहा है पूरा डेटाबेस। अब यहाँ पे मैंने
कस्टमर नेम, फादर नेम वाली की को उठा के इसको कनेक्ट नहीं किया है। पर्टिकुलर इस डेटाबेस में मैंने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की मानते हुए ओवरऑल डिजाइनिंग करी। कैंडिडेट की तो हो सकती थी, कस्टमर नेम लिखूँ मैं, फादर नेम लिखूँ, एड्रेस लिखूँ, या कस्टमर नेम और एड्रेस भी तो कैंडिडेट की बन सकती है ना। लेकिन नेम एड्रेस लेके मैंने यहाँ उसको यूज़ किया क्या, उसका रिलेशन बनाया क्या, आईडी को लेकर रिलेशन बनाया। तो प्राइमरी की क्या हुई, अब मैं प्राइमरी की डेफिनेशन लिख रही हूँ। is one of candidate key. प्राइमरी की क्या है, वन ऑफ कैंडिडेट की is chosen by database designer, administrator, डेटाबेस जो डिज़ाइन कर रहा है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा है, इज़ वन ऑफ कैंडिडेट की इज चूजन बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू डिज़ाइन डेटाबेस and describe relations between data. कैंडिडेट की में से एक की को चुना गया, उसके बेस पे डेटाबेस डिज़ाइनर ने या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने पूरी डेटा टेबल्स को डिज़ाइन किया है और उनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो प्राइमरी की को माइंड में रखते हुए डेटाबेस डिज़ाइन किया गया है और डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन किया है। कैंडिडेट की तो बहुत सारी हो सकती है, कैंडिडेट की में से भी एक की को चुना है जो हमारे लिए डेटाबेस के लिए प्राइमरी कंसेप्ट का काम कर रही है, वो प्राइमरी की बन रही है। क्लियर? अब कस्टमर टेबल पे आ जाओ। कस्टमर टेबल पे कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की कैंडिडेट की थी, कस्टमर नेम एंड फादर नेम भी क्या था, कैंडिडेट की थी। उसमें से आपने कस्टमर आईडी को क्या किया, बाकी जो बची हुई अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। जो बच गई कैंडिडेट की को आपने सेलेक्ट किया। कैंडिडेट की कुछ नॉर्मल प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट। हमारे क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो गए? सुपर की, कैंडिडेट की, थर्ड इज प्राइमरी की, अब लास्ट इसकी आती है अल्टरनेट की, यहाँ इसको कहा जाता है सेकेंडरी की। कस्टमर टेबल पे आप आ जाएं, आपके कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी और सेकंड एक की बन गई थी कस्टमर नेम कोमा
फादर नेम, ठीक है, ये दोनों कैंडिडेट की हैं, लेकिन कस्टमर आईडी प्राइमरी की है और ये दोनों अल्टरनेट। ठीक है। कस्टमर आईडी को लेके अपन ने डेटाबेस डिज़ाइनिंग करी है और रिलेशनशिप में डेटा का रिलेशनशिप बनाया है, तो ये तो प्राइमरी की हो गई। क्लियर। कैंडिडेट की एक बच गई, जो बची हुई है वो क्या कहलाएगी? अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। फॉरेन की का कंसेप्ट आज करेंगे या कल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो उसको कंप्लीट करते हैं, फॉरेन की का कंसेप्ट भी ले लेते हैं। एक्चुअली के टेबल्स वगैरह सारी बनेंगी इसमें भी। फिर अब आप आ जाएं, दो लिखा तो था मैंने, अल्टरनेट की लिख लो। चलो अल्टरनेट की is also candidate की after chosen the primary key after chosen the primary key, remaining candidate key is alternate key। क्लियर है कंसेप्ट? सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। हम शाम की क्लासेस में फंडामेंटल तो पढ़ेंगे ना। हो गया सबका? लिख लिया सबने? नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हम लेंगे फॉरेन की। ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन की के कंसेप्ट को समझने के लिए हम दो टेबल का एग्जांपल लेते हैं, ब्रांच टेबल एंड अकाउंट टेबल। फॉरेन की का कंसेप्ट समझेंगे हम, ठीक है। फॉरेन की के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको प्राइमरी की का कंसेप्ट आना चाहिए, और फॉरेन की के कंसेप्ट हमेशा दो टेबल के बीच में होगा। कैसे होगा उसको, इसलिए हमने दो टेबल ली हैं हमने। एक हमने ली है ब्रांच टेबल, ठीक है। ब्रांच टेबल में हमने डाला है ब्रांच नेम, ठीक है, एंड सिटी, एसेट्स।
यहाँ हमने लिया PNB मानसरोवर सिटी जयपुर, एसेट्स 50,000। PNB बनी पार्क जयपुर 60,000। BOB भोपालगंज BHL 90,000। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके कंसेप्ट को समझने के लिए। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं ब्रांच नेम से आप क्या कर रहे हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको। आप ब्रांच नेम PNB के साथ क्या लगाया है आपने, उसका एरिया लगा दिया है ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए। तो ब्रांच नेम क्या है, इसकी प्राइमरी की हो गई। ठीक है, अब हम जब अकाउंट टेबल बनाएंगे, अकाउंट टेबल में हम ब्रांच नेम भी डालेंगे। अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड ब्रांच नेम। अकाउंट नंबर लिया है मैंने A101, A102, A103, A104। बहुत सारे अकाउंट नंबर हो सकते हैं। क्लियर है। बैलेंस इसका 4,000, 5,000, 6,000, 1,000। ठीक है, ये हमने बैलेंस दे दिया। क्लियर। ब्रांच नेम को मैं यहाँ पे फॉरेन की बना रही हूँ, विच रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ ब्रांच टेबल, है ना। ये जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच नेम को फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं, जो ब्रांच नेम को की प्राइमरी को रेफरेंस करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस टेबल में कितनी ब्रांच नेम लगी हुई है, 3। ठीक है, अब आपके यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे लिख सकते हो PNB सपोज मैंने यहाँ पे लिखा PNB ठीक है, मैंने लिखा यहाँ PNB यहाँ मैंने लिखा सपोज एग्जाम्पल के लिए आप क्या ये ब्रांच टेबल में एग्जिस्ट करता है PNB वैशाली, तो आप इसमें रिकॉर्ड इनपुट भी नहीं कर पाएंगे। ये रेस्ट्रिक्ट करेगा कि आपके पास जितनी ब्रांच हैं, जो ब्रांच हैं वही नाम आप यहाँ डालें, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा नाम नहीं डाल सकते। इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। इसको कहा जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। इट इज कॉल्ड रेफरेंशियल जिसमें आप यहाँ ब्रांच वही डालोगे। ये जो ब्रांच नेम है ये फॉरेन की, किसकी फॉरेन की है, किसको रेफर करती है, ये फॉरेन की किसको रेफर करती है, रेफर्स branch name of table।
ये एक्चुअली क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है। आपके पास जो ब्रांच है वही आप नाम डालो किसी दूसरी टेबल में। आपने एक मास्टर टेबल बना रखी है, ये मान के चलो, ब्रांच नेम की और ब्रांच की डिटेल की आपने एक मास्टर टेबल बना रखी है। अब आपके पूरे डेटाबेस में उसके अलावा ब्रांच नेम आना ही नहीं चाहिए। तो आप दूसरी टेबल जहाँ पर भी ब्रांच नेम आ रहा है, आप चाहो तो उसको फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हो, जो कि ब्रांच टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है। तो ये वाली की क्या हुई, फॉरेन की हुई। ये किसको रेफर करती है, ब्रांच नेम को रेफर करती है। यहाँ अगर 3 ब्रांच हैं तो यहाँ इन तीनों ब्रांच में से ही नाम आ सकता है। कम हो सकता है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। सपोज मैं यहाँ PNB बनी पार्क लिखती हूँ, पॉसिबल है। क्या रह गया इसमें, गोपालगंज वाला ब्रांच नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अभी कोई अकाउंट खुला ही नहीं है, ब्रांच नहीं खुली है। लेकिन कोई नई ब्रांच मन से यहाँ नहीं जोड़ी जा सकती, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। कौन सा कॉन्स्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट में ये जो ब्रांच नेम है, ये जो फॉरेन की, ये किसको रेफरेंस करती है, ब्रांच टेबल के ब्रांच नेम को रेफरेंस करती है। और ये रेस्ट्रिक्ट करेगी कि ब्रांच नेम में जो डेटा है वही डेटा यहाँ एग्जिस्ट करेगा। इसको चाहेंगे अपन एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा बता दो, तो थोड़ा सा एक बार बता दिया। कहीं कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत हुई, एक बार वापस रिवाइज कर ली, ठीक है। कुछ दिनों तक नौ बजे बेसिक को